वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह 32 बिहार जुडिशियल मॉक इंटरव्यू का पार्ट 25 है। और आज मैं हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ नई सी चीज़ें आपसे चर्चा करता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आज कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें अभी आप देखेंगे। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल करना है तो आप गूगल ऐड लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फालतू वीडियो भी वायरल हो सकती और अच्छी वीडियो वो वायरल नहीं हो सकती। तो सोशल मीडिया के ज़माने में आप कुछ भी जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं ये उदाहरण किसी न किसी कारण से और किसी न किसी वजह से दे रहा हूँ, बस इतना ही कहूँगा। तो आप जज बनने जा रहे हैं, आप कम से कम जो कुछ चीज़ें आपको बताई जाए तो आप उस पर जरूर सोचिए, विचार कीजिए। नंबर 1 कि आपके बोर्ड में 3 या 4 मेंबर होंगे। पहले 3 हुआ करते थे, पिछले बार 4 था। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक मेंबर और बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे मेंबर बैठे हुए हैं, या जो भी आप यहाँ पे हैं। तो अगर आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है, ये मेंबर पूछ रहे हैं तो इनके आई टू आई कांटेक्ट, ये मेंबर पूछ रहे हैं सवाल तो इनसे, इधर मेंबर पूछ रहे हैं तो इनसे। मतलब कहने का मतलब कि जो मेंबर आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उनकी तरफ मुखातिब हों। अब मान लीजिए कि आपसे सवाल जो पूछने के लिए ये मेंबर सवाल पूछ रहे हैं और आप इधर को देख रहे हैं, तो ये बड़ा मतलब अजीबोगरीब सा। और अब ऐसी बकवासी चीज़ें वायरल, हमारे कुछ स्टूडेंट, अब मैं सवाल पूछ रहा है यहाँ से बैठ के, इनको मेरी तरफ मुखातिब होना चाहिए, ये इनकी नज़रें 360 डिग्री पे ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये बेवकूफ़ी आप नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल करने के लिए पता न क्या क्या कहानियाँ चलती रहती हैं, और मैं उस पर इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपसे जो मेंबर सवाल पूछ रहे हैं आप उनकी तरफ मुखातिब होइए, उनकी तरफ अटेंटिव होइए। बीच में अगर कोई मेंबर इंटरवीन कर रहा है तो फिर उनकी तरफ मुखातिब होइए। आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए जो सवाल पूछ रहे हैं। ये पहली बात इस वीडियो के लिए। दूसरी बात, एक और सवाल कि हमारे कुछ बच्चे लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर बोर्ड में कोई लेडी मेंबर है तो सबसे पहले लेडी मेंबर को ग्रीट करें। देखिए, आपका सोचना सही है कि लेडी को सबसे पहले ग्रीट करें, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो आप देखिए रियल लाइफ में, मैं किसी पे कुछ कह नहीं रहा, एकेडमिक पर्पज से जितना मुझे समझ है बस उतना ही कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, वो चीफ है, तो आप चीफ को पहला ग्रीटिंग नहीं करके उनसे नीचे के लेवल के लोगों को पहला ग्रीटिंग करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि यह एक अच्छी बात होगी। सबसे पहला ग्रीटिंग, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब हैं, पहला ग्रीटिंग आप हाई कोर्ट के जज साहब को कीजिए, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी आपको बोलना है। उसके बाद आप बाकी मेंबर्स को कीजिए। कुछ बच्चे लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग टू बोर्ड मेंबर्स, तो गुड मॉर्निंग टू बोर्ड मेंबर्स अगर आप ऐसा बोलेंगे, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग टू बोर्ड मेंबर्स, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप या तो उनके बॉस हैं या आप उनके फ्रेंड हैं।
तो गुड मॉर्निंग टू बोर्ड मेंबर्स ये कहना, अब हर कोई अपनी 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 डफली, अपना राग, अब पता ना, और इन्हीं चीजों के मतलब दिस इज नथिंग लेस देन ए नॉनसेंस क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया। अब आप जाके कहेंगे गुड मॉर्निंग टू बोर्ड मेंबर्स, एज इफ आप उनके कलीग हैं, या आप ये समझिए कि आप एक लोअर जुडिशरी को अभी ज्वाइन करेंगे अगर सक्सेसफुल होंगे, और लोअर जुडिशरी को ज्वाइन करके और हाईकोर्ट के सीटिंग जज साहब आपके सामने हैं, तो इस तरह से आप बोलेंगे तो ये जुडिशियल मैनर नहीं हो सकता, ये अच्छा नहीं हो सकता। आप सैल्यूटेशन कैसे करेंगे, ग्रीटिंग किसको करेंगे, आप इस पे विचार कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ज़रूर जवाब दूंगा, और आपको सही तरीका भी इसका बताऊंगा। रही बात की लेडी मेंबर को पहले ग्रीट करने के लिए, तो लेडी मेंबर के लिए ह्यूमैनिटेरियन लेडीज फर्स्ट, तो इट डजंट मीन कि सीनियर को इग्नोर कर दें और लेडी को पहले प्रेफर करें। अगर चाय कॉफ़ी या कुछ खाने की चीज़ें ईटेबल, तो वहाँ पे आप लेडी को पहले आप पूछ सकते हैं, लेकिन सो फार एज ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन इज कंसर्न, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जज साहब को इग्नोर करते हुए लेडी मेंबर को अगर आप पहला ग्रीटिंग करेंगे तो आपकी इच्छा, मैं तो सजेस्ट नहीं करता, और मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं टोकता भी आपको। फर्स्ट ग्रीटिंग, फर्स्ट सैल्यूटेशन गोज टू द सीनियर मोस्ट, आइदर बाई एज और आइदर बाई पोस्ट। तो हाई कोर्ट के भी जज साहब हैं, तो कम तो उनकी तो एज होगी नहीं, सिटिंग जज साहब हैं। पोस्ट की अगर बात करें तो अब मैं आगे नहीं कुछ बोलूँगा, आप सोचिए इस बारे पे। अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। इस वीडियो, ये पार्ट 25 है, और इस वीडियो का थीम है फ्लुएंसी एंड कंसिस्टेंसी इज द एसेंस ऑफ इंटरव्यू। फ्लुएंसी एंड कंसिस्टेंसी, you can never divorce your fluency and consistency, you can never mortgage it। आप कितना फ्लुएंट हैं, आप कितना कंसिस्टेंट हैं, फ्लुएंट तौर तरीकों से, ऐसा नहीं कि बोर्ड मेंबर बोल रहे हैं और आप फ्लुएंट हैं, इतना फ्लुएंट हैं कि नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे। तो हम लोग इन सारे चीज़ों का बारीकियों से एक एक करके हम लोग मॉक भी कराते, ट्रेनिंग भी देते, क्वेश्चन का आंसर भी बताते, ज़रूरत पड़ने पे टीचिंग भी कराते। अब इस वीडियो में हम लोगों ने इंक्वायरी ट्रायल पे चर्चा किया है। ये कल हुआ था इंक्वायरी और ट्रायल पे सेक्शन 300 CRPC डबल जेओपार्डी, उसके वेरिएशंस पे चर्चा किया है। तो और एक दो दिन में CRPC इससे कंप्लीट। अब इंटरव्यू के दौरान तो ईच एंड एवरी टॉपिक नहीं हो सकता। हम लोगों के पास पिछले इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उस सारे क्वेश्चंस का कलेक्शंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लें तो इससे बाहर उम्मीद है कि एक भी सवाल नहीं होना चाहिए, नॉर्मली यही होता। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 9262810582 पर अपना नाम 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू पूरी तरह से निःशुल्क है, फिजिकल मोड में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का नॉमिनल चार्ज रखा गया है। अंत में यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप बिहार जे इंटरव्यू के कैंडिडेट नहीं हैं तो, और अगर आपकी जानकारी में कोई अन्य है बिहार जे
इंटरव्यू के कैंडिडेट, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 25। और जस्ट एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, कल भी हमने तुक्का मारा था कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार इंटरव्यू में, और आज भी मेरा मन करता है कि तुक्का कुछ एक दो और मार दें। क्या निधि तुक्का मारे? मेरा तुक्का लड़ता है। राघवेंद्र प्रणाम प्रणाम। तुक्का लगाए कुछ? इस बार आप लोगों से डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्यूटल, आई होप एंड बिलीव कि पूछा जाएगा। अभी तो कौन से जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे वो भी तय नहीं हुआ है, और अभी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यह डिस्चार्ज और एक्यूटल पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि डिस्चार्ज और एक्यूटल ना ही 31st में पूछा गया है, ना ही 30th में पूछा गया। और डिस्चार्ज एंड एक्यूटल इज द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ CRPC। तो तुक्का ठीक है, मैं मजाकिया लहजे में बोलता तुक्का मारने का, लेकिन अगर मैं कुछ गेस करता है तो देयर इज रीजन बिहाइंड। तो आई होप एंड बिलीव, अब जैसे बहुत सारे ईयर वाइज एनालाइज करते हैं, तो इस बार ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आज तो हम लोगों को वो करना है, सेक्शन 300 से स्टार्ट करना है CRPC, साथ में थोड़ा न्यू भी देख लेना है। एंड टू बिगिन विथ, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्यूटल? यस सर, जब अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध अपराध उन्हीं तत्व पर दोबारा नहीं शुरू किया जाएगा, आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि उनको उन्मोचित डिस्चार्ज किया जाएगा तो उसे भविष्य में जब प्राप्त आ जाए तो फिर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और जो डिस्चार्ज होगा सर, अभियुक्त को दोष मुक्त इस आधार पर किया जाता है कि उसके विरुद्ध कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, जबकि उन्मोचित इस आधार पर किया जाता है कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध और संबंध मामला में उन्मोचन का प्रावधान नहीं होता, उसमें तो दोष मुक्ति होगा। हाँ बोलिए। दोष मुक्ति समानता जो होता है, मतलब एक्यूटल समानता विचारण के पश्चात किया जा सकता है, और जो डिस्चार्ज होता है उन्मोचन विचारण से पहले का कार्रवाई। गुड। यस सोमा। Yes, sir. Yes. What is difference between discharge and acquittal? Sir, discharge takes place when there is no prima facie case for framing of charges. But in case of acquittal, sir, acquittal is mainly a judicial order which establishes the innocence of the accused person. And secondly, sir, a person or accused who is discharged can be rearrested and committed to custody. But once an accused is acquitted, he cannot be rearrested for the same offense. Yes. Perfect. Perfect. मेरा मन कर रहा है मैं 2-3 बार और बोलूं परफेक्ट। बहुत ही अच्छा जवाब है। द बेस्ट पॉसिबल आंसर। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट, डिस्चार्ज इज प्री ट्रायल स्टेज या पोस्ट ट्रायल स्टेज?
So discharge is pre-trial stage and acquittal post-trial stage. डिस्चार्ज जो है एक प्रिलिमिनरी स्टेज है बिफोर द ट्रायल बिगिंस. It is based upon initial assessment of evidence and documents submitted by prosecution. Acquittal जो है when happens after the trial has commenced and evidence has been fully presented and evaluated by the court. Acquittal is a formal judgment based on merits of the case and evidence presented during the trial. और डिस्चार्ज जो है कैन डिस्चार्ज बी ट्रीटेड एज ए जजमेंट और डिस्चार्ज इज ओनली ए प्रोसीजरल डिसीजन. Procedural decision, sir. हाँ. Can we say discharge is a judgment? No, sir. Discharge is only a procedural decision made to terminate proceedings due to lack of prima facie evidence or other legal reasons. आपने बिल्कुल सही किया. After discharge, the accused can be rearrested and committed for trial. सर ये हो सकते हैं सर, निर्दोष मुक्ति होता है, विचारण का अंत होता है और जो उन्मोचन होता है वो अस्थायी प्रोविजन. हाँ बोल सकते हैं हम लोग. और डिस्चार्ज जो है वो ट्रायल शुरू होने से पहले होता है. ट्रायल शुरू हो गया तो दो ही चीज होगी, या तो एक्यूटल या कन्विक्शन. और डिस्चार्ज इज बेस्ड अपॉन insufficient evidence to proceed with the trial. क्या यह कहना सही है? अगर मैं इसी चीज को दूसरे सेंटेंस में कहूं, डिस्चार्ज जो है इट इज एन ऑर्डर विदाउट फुल ट्रायल. Yes, sir. जी सर. ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हो सकता है लेकिन जजमेंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं होगा. जजमेंट ऑफ एक्यूटल होगा या नहीं होगा? यस सर, हो सकता है. जजमेंट ऑफ एक्यूटल हो सकता है. हाँ, तो डिस्चार्ज जो है डिस्चार्ज इज बेस्ड अपॉन इनसफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड विद द ट्रायल. इट इज ए डिटर्मिनेशन मेड विदाउट फुल ट्रायल. एक्यूटल जो है वो थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल. और एक्यूटल जो है establishes the innocence of accused. क्या डिस्चार्ज भी इनोसेंस accused का एस्टेब्लिश करता है? नहीं सर. नो सर. डिस्चार्ज अगर इनोसेंस अगर एस्टेब्लिश करता तो once a man discharged cannot be charged again. लेकिन once a man discharged can be recharged for the same offense. क्या ये बात ठीक है? यस सर. क्या हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्चार्ज डज नॉट एक्सोनरेट द एक्यूज फ्रॉम द चार्जेज? एक्सोनरेट मीन्स गूगल कीजिए. फ्री फ्रॉम द चार्जेस. हाँ, टू सेट फ्री फ्रॉम द चार्जेज. डिस्चार्ज डज नॉट एक्सोनरेट the accused from the charges. It merely halts the proceeding due to lack of evidence. Evidences. Yes sir. डिस्चार्ज में accused आपने कहा है कि rearrested हो सकता है if new evidence. Discharge does not exonerate. Acquittal exonerates the accused. क्या ये कहना ठीक है? Yes sir. Yes sir. Acquittal exonerates the accused from the charges. Once acquitted, accused cannot be retried for the same offense due to doctrine of कौन सा? डबल jeopardy सर. हाँ, डबल jeopardy. Discharge में judge reviews the initial evidence and decides whether it is sufficient to frame charges and proceed with the trial or not.
एक्यूटल में डिस्चार्ज में इनिशियल एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन का है वो जज देखता है, और एक्यूटल में जज इवेलुएट्स ऑल द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग ट्रायल। डिस्चार्ज में भी रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सर रिकॉर्ड किया जाएगा। रीजनिंग कहीं नहीं चाहिए और आपने रीजनिंग दे दिया तो कोई नुकसान? No, sir, it will not have any adverse effect. हाँ, तो इन डिस्चार्ज जज मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिस्चार्ज एक्सप्लेनिंग व्हाई द एविडेंस वाज डीम्ड इनसफिशिएंट। और एक्यूटल में भी जज also must record reasons for acquittal detailing why the prosecution evidence failed to prove the case beyond a reasonable doubt. Discharge before framing of charge or acquittal after After the charges are framed. हाँ, तो डिस्चार्ज के भी दौरान प्लस डिफेंस को के पास अपॉर्चुनिटी रहता है टू प्रेजेंट हिज फुल डिफेंस। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज राइट्स ऑफ डिफेंस ऑन हियरिंग द आर्गुमेंट अपॉन चार्ज, क्या डिफेंस के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है टू प्रेजेंट हिज डिफेंस एंड कोर्ट इज बाउंड टू कंसीडर डिफेंस ऑफ एक्यूज? At the stage of discharge, the defense may not have full opportunity to present his defense. The decision of discharge is preliminary. और एक्यूटल के टाइम पे डिफेंस को फुल अपॉर्चुनिटी और फुल डिफेंस वो प्रेजेंट कर सकता है। एक्यूटल के लिए फुल ट्रायल की जरूरत है या नहीं है? हाँ, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या जजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर। तो हम जितना लैंग्वेज चेंज करके कह रहे हैं ना, इसी तरह से घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्चार्ज और एक्यूटल से। अब पता नहीं क्यों 30th और 31st में मेरी जानकारी में ऐसा है कि नहीं पूछा गया। सिंस इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार क्वेश्चन होगा, अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। वर्डिक्ट किसे कहेंगे, एक्यूटल को या डिस्चार्ज को? सर एक्यूटल को। एक्विटल को। और डिस्चार्ज को क्या कहेंगे? डिस्चार्ज को क्या? ऑर्डर तो कहेंगे, मैंडेट भी कहेंगे डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज को मैंडेट कह सकते हैं या नहीं कह सकता? Can discharge be called as a mandate indicating inadequate evidence to proceed with the trial? क्या डिस्चार्ज को मैंडेट हम लोग कह सकते हैं? तो नाउ आई होप एंड बिलीव कि डिस्चार्ज या एक्यूटल से कुछ भी पूछा जाए, जैसा मर्जी वैसा, तो आई होप एंड बिलीव कि हम लोगों ने इसे सफिशिएंटली 5-10 मिनट में कवर कर लिया। या कोई डाउट है? नहीं सर, हो गया। डिस्चार्ज एक्यूटल पे इज इट ऑल राइट? अब आ जाते हैं
हम लोग एट्रोफस एक्यूट एंड एट्रोफस कन्विक्ट। मैंने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी, हमारी कंप्लेंट किसी कारण से डिसमिस हो गई। कैन आई फाइल ए फ्रेश कंप्लेंट अगेंस्ट यू ऑन द सेम फैक्ट्स? Yes, sir, definitely. Sir. No, sir. मैंने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने हमारी कंप्लेंट डिसमिस कर दी। कैन आई फाइल ए फ्रेश कंप्लेंट अगेंस्ट यू ऑन द सेम फैक्ट्स अंडर सेम सेक्शन? सेम फैक्ट भी नहीं, नया फैक्ट खिला सकते। Sir, if the complaint is dismissed without merits, then second complaint can be made. ये क्वेश्चन खूब हॉट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को पढ़वाना चाहूंगा। एक्सप्लेनेशन गिवन टू सेक्शन 300, रीड आउट। आप लोग जो दिल में आता है अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, आप जज बनने जा रहे हैं। थिंक ए मोमेंट बिफोर व्हाट यू नीड टू स्पीक। पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाइए मुझे। एक्सप्लेनेशन है कि परिवार का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के प्रयोजन के लिए दोष मुक्ति नहीं है। अंग्रेजी वाला भी पढ़ दीजिए, थोड़ा मुझे कन्वीनियंट होगा। The dismissal of a complaint or a discharge of a accused is not an acquittal for the purpose of this section. तो कंप्लेंट का डिसमिसल, अगर मान लीजिए कंप्लेंट केस में फाइल करता हूँ और जो एविडेंस में ट्रायल हुआ और प्रूव नहीं कर पाया, तो ऐसी हालत में कंप्लेंट केस में क्या होगा? एक्यूटल होगा या कंप्लेंट का डिसमिसल होगा? मैंने आपके खिलाफ एक 420 की कंप्लेंट फाइल करी, एविडेंस चला, सारा कुछ हुआ। कोर्ट फाइनली केम टू कंक्लूजन कि केस आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस एंड एवरीथिंग, कोर्ट केम टू कंक्लूजन कि चार्जेस आर नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो कोर्ट वहां पे एक्यूटल का जजमेंट पास करेगी या कंप्लेंट को डिसमिस करेगी? डिसमिस करेगी सर। ट्रायल के बाद, फुल ट्रायल के बाद डिसमिसल होगा। एक्यूटल हो, सबूत नहीं साबित हुआ था। फुल ट्रायल के बाद सिर्फ दो ही चीज होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, आइदर एक्यूटल और कन्विक्शन। चार्जशीट फाइल हुई, चार्जेस नहीं साबित हुआ ड्यूरिंग ट्रायल, तो कोर्ट क्या चार्जशीट को डिसमिस करेगी या एक्यूज का एक्यूटल करेगी? एक्यूटल होगा सर, एक्यूटल करेंगे। एक्यूटल करेगी सर। तो इफ ए कंप्लेंट इज फाइल्ड, एविडेंस आर एड्यूस्ड, आर्गुमेंट इज हर्ड और एट फाइनल स्टेज कोर्ट क्या करेगी? डिसमिस कंप्लेंट को या एक्यूटल? यस, एक्यूटल होगा। देयर इज ए डिफरेंस between dismissal of complaint and acquittal. Is dismissal of
complaint same thing as that of acquittal? No, sir. नहीं सर, खारिज अलग होता है सर। Dismissal of complaint is a different thing. एक्यूटल के बाद रूल लागू हो जाएगा डबल जीओपार्डी का। अगर कंप्लेंट डिसमिस, हमने आपसे सवाल पूछा, इस एक्सप्लेनेशन पे पूछा कि मैंने कोई चीटिंग की कंप्लेंट आपके खिलाफ फाइल करी, मेरी कंप्लेंट किसी कारण से डिसमिस हो गई, तो कंप्लेंट डिसमिस हो गई तो कैन आई अगेन फाइल ए सेम कंप्लेंट on same cause of action, on same facts against you, or is that hit by section 300? सर सेम फैक्ट पे कर सकते हैं सर, क्योंकि ये एक्विटल नहीं है सर, तो ये सेक्शन 300 से बाद में है। क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। The res judicata is applicable everywhere, जल थल आकाश कहीं भी, एक्सेप्ट habeas corpus petition। इसको नोट कर लीजिएगा। तो this dismissal is on merit. What is dismissal on merit? On merit means court after full consideration of the facts and evidence reaching upon a decision। तो क्रिमिनल केस में अगर ट्रायल हो तो सिर्फ 2 ही डिसीजन हो सकता, कोई तीसरा डिसीजन नहीं हो सकता। These procedures provided under CRPC are mandatory. It has to be strictly complied with। तो अब बताइए, मैंने आपके खिलाफ कोई 420 का कंप्लेंट फाइल किया, मेरी कंप्लेंट किसी कारण से डिसमिस हो जाती है, कैन आई फाइल ए फ्रेश कंप्लेंट और नॉट? अगेंस्ट यू on same cause of action, same facts? फाइल किया जा सकता है सर। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 300 BNSS में इसको 337 बना दिया गया। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। और ये देखिए, जो कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, क्या वो 300 नहीं बता पाएंगे? आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है आपका प्रेजेंटेशन, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एट्रोफस एक्यूट या लेकिन अगर जो बोल रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, डू यू एक्सपेक्ट देम कि वो सिंपल मतलब बिल्कुल सीधा सीधा पूछेंगे और जाएंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई सर्वेंट है, उसने चोरी की, क्या उसी फैक्ट के आधार पे उसका ट्रायल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेम ऑफेंस है? नहीं सर, लेकिन फैक्ट तो सेम है और दोनों चार्जेस लग सकते हैं। तो चोरी का आरोप एक बार रखेगा वो what is prohibited by section 300 that he cannot be prosecuted and punished for the same offense? He may be prosecuted and punished for the different offense on the same facts।
क्या व्हाट इज प्रोहिबिटेड? सेम ऑफेंस और डिफरेंट ऑफेंस? आप देखिए, क्वेश्चन इज कि जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है बोनस मार्क का, अगर एक नंबर भी आपको एक्स्ट्रा आ गया तो हो सकता है उसी एक नंबर से आप जज बन गए, या एक नंबर भी कम हो गया तो हो सकता है कि आप बाहर हो गए। तो एक एक नंबर दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो एक तथ्य के आधार पे एक आरोप लगा के उसका एक्विटल हो चुका है, तो फिर उन्हीं तथ्यों के आधार पे फिर दूसरा आरोप लगा के इवन इफ अगर एक्यूटल हो चुका तो सेम सेक्शन के अंतर्गत उसे दोबारा पनिश, मतलब सेम ऑफेंस के लिए उसे दोबारा प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं करेंगे, या एक्यूटल इज वैलिड फॉर ऑल द डिफरेंट ऑफेंस इवन। तो उस मामले के लिए फिर से दोषी करेंगे ना उन्हीं तथ्यों के आधार पे किसी दूसरे आरोप को लगाएंगे? उन तथ्यों के आधार पे या डिफरेंट ऑफेंस के लिए क्या है प्रोविजन, क्या है, आई डू नॉट नो। तथ्यों के आधार पे किसी अन्य अपराध नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। दिस इज द थीम ऑफ सेक्शन 300। आप में से 300 इसमें सेम ऑफेंस के लिए मना किया गया है या डिफरेंट ऑफेंस के लिए भी मना किया गया है? दोनों के लिए बना। सेम ऑफेंस के लिए तो प्रोहिबिटेड है, बट इफ द ऑफेंस इज नॉट सेम देन? तो सर अगर उसी फैक्ट पे जो दूसरा ऑफेंस का चार्ज लगता है तो वो भी प्रोहिबिट। ये आपने ध्यान से नहीं पढ़ा सेक्शन 300 को, या पढ़ा होगा ठीक से नहीं समझा। एनी ऑफ यू? बहुत सारे बच्चे लोग हैं, देवाशीष, कुमार, शुभम, भीम, अंकित, अभिषेक। अट्रोफोयस एक्यूट और अट्रोफोयस कन्विक्ट, डिस्चार्ज और एक्यूटल, इन सबों से I have reason to believe that this time may be good quality questions. What is prohibited that accused cannot be tried for the same offense? For the purposes of section 300, same offense means exactly same or identical. Identical. Yes, here you are correct. Same offense means बिल्कुल हर तरह से सेम, और सेम ऑफेंस हैज बीन इंटरप्रेटेड एज आइडेंटिकल ऑफेंस। वंस अगेन, you are Subham, you are absolutely correct. Same offense means identical offense. और थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों को आइडेंटिकल ऑफेंस माना गया है। थेफ्ट एंड रॉबरी, थेफ्ट एंड रॉबरी ये भी आइडेंटिकल ऑफेंस है। नहीं सर। निधि सेक्शन 300 का इलस्ट्रेशन ई पढ़ के सुनाइए। A is charged by a magistrate of the second class which was convicted by him of theft of property from the person of B. A may subsequently be charged with and tried for robbery on the same fact. तो मतलब कहने का मतलब कि चलिए यहाँ कन्विक्शन हो गया, तो एक बार कन्विक्शन हो गया तो सेम फैक्ट पे क्या वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता?
अभी तो मतलब जो आप जवाब दे रहे थे कि डिफरेंट ऑफेंस के लिए अभी नहीं हो बता रहे, तो उसको थोड़ा सा ठीक करना है आपको। और इलस्ट्रेशन ए पढ़िए। इलस्ट्रेशन ए के मुताबिक थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को आइडेंटिकल ऑफेंस माना गया, एंड दैट आइडेंटिकल ऑफेंस फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ सेम ऑफेंस। अब चूंकि अभी ये इंटरव्यू का है, टीचिंग के लिए समय नहीं है, फिर केस बहुत सारी चीजें और बतानी पड़ेगी हमें। आप शॉर्ट में बस इतना ही याद रख लीजिए कि जब बात हो थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो आप इलस्ट्रेशन ए को साइट कर दीजिए। इलस्ट्रेशन ए को पढ़ के सुनाइए। A is tried upon a charge of theft as a servant and acquitted. He cannot afterwards, while the acquittal remains in force, be charged with the theft as a servant or upon the same facts with theft simply or with criminal breach of trust. तो इलस्ट्रेशन ए के मुताबिक थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को आइडेंटिकल ऑफेंस माना गया या नहीं माना गया है? Yes, sir, माना गया है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर सेम एंड आइडेंटिकल ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। और ये बात किसे? इलस्ट्रेशन सी पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन सी पढ़ के सुनाइए। जी सर। Yes, A is charged before the court of session and convicted of the culpable homicide of B. A may not afterwards be tried on the same fact for the murder of B. तो क्यों? Because culpable homicide and murder are treated to be the same offense within meaning of section 300, being the identical offense. Identical offense does not require literally to be exactly same. लेकिन थेफ्ट और रॉबरी आइडेंटिकल ऑफेंस है या डिफरेंट ऑफेंस है? Different. Different है। रॉबरी और डकैती सेम ऑफेंस है या डिफरेंट ऑफेंस? भी डिफरेंट है सर। हाँ, और इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन एफ पढ़िए। A, B and C are charged by a magistrate of the first class with the convicted by him of robbery. B, A, B and C may afterwards be charged with and tried for डकैती on the same offense. हाँ, तो नतीजा यह निकला कि once accused or once convicted cannot be prosecuted and punished for the same offense. Meaning of the same offense is liberal. It includes identical offense also. और इसमें जो साइटेशन दिया हुआ बस इतना तक ही कन्फाइन रहना है। थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर द सेम ऑफेंस। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर ये सेम ऑफेंस है या डिफरेंट? अभी हम लोगों ने पढ़ा इलस्ट्रेशन। सेम है। थेफ्ट एंड रॉबरी एंड डकैती डिफरेंट। तो यही चार चीज याद रखना। हो गया आपका 300 में आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ पूछने का उनके पास मौका होगा या समय होगा। इससे बहुत ज्यादा है। लॉ इज एंडलेस, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम। आप इतना ये वीडियो आएगा तो यूट्यूब पे इसको सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो अप्रूवर किसे कहते हैं?
गवर्नमेंट का सर गवाह हो जाता है, जो तो एक्यूज होता है, लेकिन बाद में सर गवर्नमेंट के पक्ष में जाके एक्यूज के अगेंस्ट विटनेस साक्ष्य देता है सर। पार्डन मिलने के बाद यस सर, पार्डन के बाद किसी एकम्प्लिस को पार्डन मिल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सरकारी गवाह Constitution witness. पार्डन किन शर्तों पे दी जा सकती है? वो कोई एक्यूज, मान लीजिए कि 4 आदमियों ने मिलकर अपराध किया, उसमें से एक एक्यूज चाहता है कि वो सरकारी गवाह बन जाए और सेक्शन 306 और 307 CRPC के अंतर्गत एप्लीकेशन मूव कर देता, क्या उसको पार्डन मिलेगा अप्रूवर के लिए? यस सर, मिल जाएगा। पार्डन मिलने का एक्यूज का कोई राइट है या दिस इज चॉइस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, दिस इज चॉइस ऑफ द स्टेट? हाँ, तो अगर किसी केस का पता नहीं हो और कोई ऑप्शन नहीं हो टू नो द फुल पर्टिकुलर ऑफ द केस, और ये लगे कि भाई इन्हीं लोगों को पता है, तो इट इज ए टाइप ऑफ बार्गेन कि एक को थोड़ी कम सजा होगी और बाकियों को सजा होगी। तो ऐसे अप्रूवर के स्टेटमेंट में कुछ खतरा भी है। हाँ सर, खतरा है सर। क्या सर वो पहले अभियुक्त रह चुका है सर, अपराधी है, और क्योंकि अपना जान बचाने के लिए वो कुछ भी दूसरे को फंसाने के लिए तैयार हो सकता है। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। लेकिन उसे पार्डन मिल गया और उसने सही पार्टिकुलर नहीं डिस्क्लोज किया, तो कैन पार्डन बी विथड्रॉन? जी सर, उसको Yes, sir. किया जाए। तो ये पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अगर अप्लाई करके इसे कैंसिल करवा सकते हैं। हाँ, 311 CRPC का प्रोविजन क्या है? The summoning of witnesses or any person acquainted with the fact of the case. अगर मान लीजिए विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, डिफेंस के द्वारा किसी कारण से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, चूंकि डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, अपॉर्चुनिटी दी गई थी डिफेंस को, लेकिन डिफेंस ने किसी कारण से क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो क्या ऐसे मामले में कोर्ट सजा सुना सकती है या नहीं सुना सकती? या देयर कैन बी नो कन्विक्शन बिकॉज विटनेस हैज नॉट बीन क्रॉस एग्जामिन्ड? अगर ऐसा प्रोविजन हो कि विटनेस जब तक क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी, तो डिफेंस तो कभी क्रॉस एग्जामिन ही नहीं कहेगा, कमिंग टू नो की सजा हो सकती है। ऐसा भी बेवकूफी भरा प्रोविजन होगा कानून में। अगर मान लीजिए कि कानून का ऐसा प्रावधान हो कि जब तक डिफेंस क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा तब तक सजा नहीं हो सकती, तो कोई डिफेंस वाला करेगा क्रॉस एग्जामिन? मामला वैसे ही लटका रहेगा। अगर डिफेंस क्रॉस एग्जामिन नहीं करता है तो डिफेंस को उसका
अंजाम भुगतना पड़ेगा। डिफेंस की जो अपॉर्चुनिटी है क्रॉस एग्जामिनेशन की वो क्लोज कर दी जाएगी, और जो भी केस का फैसला बनता है वो होगा केस का फैसला। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज कर दिया गया तो कैन विटनेस बी रिकॉल्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 311 CRPC? पढ़िए। यस, विटनेस कैन बी रिकॉल्ड अंडर सेक्शन 311। एक्यूज का ठीक है, ओके, थोड़ा सा जल्दी हम करें। आज हम सोच रहे थे कि आज CRPC को कंक्लूड कर देना, लेकिन कभी कभी अचानक से मुझे कुछ आभास होता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मैं रुक जाता हूँ। अब ये तो अब आपका इंटरव्यू होने के बाद ही पता लगेगा कि ये इस मोड़ पे, और सेक्शन 300 के लिए हमारा रुकना, डिस्चार्ज और एक्यूटल के लिए हमारा रुकना हम सबों के लिए अच्छा रहा या नहीं रहा। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छा होगा, और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो फालतू की मेहनत। अब जो भी हो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। 313 का बयान कब दर्ज कराया जाता CRPC में? 313 में किसका बयान दर्ज होता पहला? और कब बयान दर्ज होता? प्रोसिक्यूशन विटनेस के एग्जामिनेशन के बाद सर कंपल्सरी है इसका बयान दर्ज होना। लेकिन सर वो किसी भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक्यूज का बयान दर्ज होता है। एक्यूज को क्या ओथ भी डिलीवर किया जाएगा? और एक्यूज अगर अपने 313 के बयान में झूठ बोलता है तो अदालत में, तो क्या एक्यूज पे कोई कार्रवाई भी होगी? नो सर। नो सर। और ये कौन सा प्रोविजन है 313 का? हाँ, सब क्लॉज 3। तो अगर मान लीजिए कि एक्यूज ने फॉल्स आंसर दिया तो उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? मैक्सिमम कि एक्यूज कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गिविंग फॉल्स आंसर। गिविंग फॉल्स आंसर को क्या हम लोग कह सकते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस? इस मामले को मैं थोड़ा समझाऊंगा। मान लीजिए कि इस मामले में छोड़िए, किसी और मामले में विटनेस का बयान चल रहा है एंड विटनेस गिव्स फॉल्स आंसर। कैन दैट बी टेकन एज गिविंग फॉल्स एविडेंस इनटू ए जुडिशियल प्रोसीडिंग? I again put it very simple. Can false answer given by a witness be treated as false evidence? Yes, sir. तो 313 में एक्यूज का फॉल्स आंसर, ओके, that shall not be treated as false evidence. Why? तो वहाँ पे क्योंकि वो विटनेस नहीं ना, विटनेस होता तब तो क्यों है? ये जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन। Because he is not examined or not. Yes, perfect, beautiful. चलिए एक मैं अटपटा सा सवाल पूछता हूँ। अटपटा तो नहीं है, यू मस्ट नो, अटपटा नहीं है, इट इज वेरी एसेंस। हम क्यों ओथ एडमिनिस्टर करते जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में?
Why oath is administered? मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ऐसे भी इंस्टांसेज आए हैं, सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओथ क्यों एडमिनिस्टर किया जाता, तो बच्चे लोगों ने उसमें जवाब दिया कि ऐसा माना गया है कि लोग कसम खा के झूठ नहीं बोलते। क्या ऐसा है कि लोग कसम खा के झूठ नहीं बोलते? कसम खा के लोग हैं? ये रंजन, ये जबरदस्ती का आंसर है और इन चीजों को अवॉइड करना है। ये स्टेटमेंट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट ऑन ओथ रिकॉर्ड किया जाता है टू बाइंड द पर्सन। इन केस ही स्टेटमेंट इज प्रूव टू बी रॉन्ग, he can be charged with giving false evidence। यहां तक ठीक है। Into every judicial proceeding, in every judicial proceeding, oath is administered. Evidence is offered on oath। तो ओथ का पर्पस है कि बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ ए पर्सन इज बाउंड बाय हिज स्टेटमेंट इफ हिज स्टेटमेंट एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज इज प्रूवन टू बी रॉन्ग, देन दैट पर्सन कैन बी चार्ज विथ गिविंग फॉल्स एविडेंस। यह बात ठीक है, गलत है? ये सर सही है। तो मैंने अभी सवाल आपसे पूछा था कि 313 में एक्यूज जो है फॉल्स आंसर देता है, तो व्हाई ही शैल नॉट बी चार्ज एज गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो आपने जो जवाब दिया कि चूंकि वो साक्षी के तौर पे उसने आंसर नहीं दिया, उसने एक्यूज के तौर पे आंसर दिया, यह आंसर उचित होगा या यह आंसर उचित है कि द आंसर ऑफ द एक्यूज इज विदाउट ओथ? ये तो बिना शपथ के साक्षी। It was without oath। Accused person shall also be a competent witness। एक्यूज जो है, एक्यूज अपने बचाव में कुछ भी कह सकता है, तो क्या एक्यूज को कंपीटेंट विटनेस मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए सर। कोई प्रोविजन है? हाँ सर, 315 315 एग्जैक्टली करेक्ट। एक्यूज पर्सन टू बी कंपीटेंट विटनेस। कल आप लोग 319 को पढ़ लीजिएगा और रेस्ट ऑफ द सीआरपीसी। आज थोड़ा मतलब हम लोग ज्यादा डीप में तो नहीं गए, जो जरूरी चीजें थी बस उतना ही किया हम लोगों ने। क्या ज्यादा डीप में चले गए रंजन देवासी? हम लोगों ने जस्ट बेसिक किया, जो बुनियादी। आज 19 तारीख हो गया, हम लोगों का बाकी सारा चीज कंप्लीट है। एक सीपीसी रह गया प्रोसीजर में, एविडेंस कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली और टीपीए रह गया। चलिए एक टीपीए का क्वेश्चन हम लोग पूछ लें। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट को टीपीए में कहाँ डिफाइन किया गया है? 10 सेक्शन 10
रॉन्ग। यस सोमा। सर हाँ बताइए। पढ़ते हैं सेक्शन 10 से, जो कहते हैं एनी कंडीशन माई को अब देख, अब यही आप घुमा रहे हैं, और ये घुमाना दिस इज टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली। आप अगर इंटरव्यू बोर्ड को घुमाएंगे, instead of giving answer or in case you do not know the answer, you should say कि sorry sir I do not know। घुमाइए मत बोर्ड को, घुमाइएगा। हमने देखा है बहुत अच्छे स्टूडेंट एक छोटी सी गलती के कारण 35 के लफड़े में फंसे, और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मेरा सिंपल क्वेश्चन सिर्फ यही है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट को टीपीए के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? दिस इज माय सिंपल। अब सेक्शन 10 नहीं है तो सेक्शन 11 होगा। सर डिफाइन नहीं है सर। यस, किसने कहा डिफाइन नहीं किया गया है? नाम देवाशीष। एब्सोल्युटली करेक्ट। Absolute restraint has not been defined under section 10। ये सिंपली कहता है कि a condition which restrains absolutely the power of transferee or alienee, then such a condition shall be void। सिर्फ इतना ही कहा गया है टीपीए में, या एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट की डिफिनीशन दी गई है? सर बस इतना ही बताया गया है। Can we say कि either completely taking away power of alienation of transferee or substantially affecting it can be treated as absolute restraint? मैं रिपीट करूं इस सेंटेंस को? यस सर। हाँ, a restraint which completely takes away power of transferee, a restraint which completely takes away power of alienation of transferee or substantially affects it can be called as absolute restraint। Yes sir, it is considered as absolute restraint। क्या यह कहना ठीक होगा सोमा? तो टीपीए देखिए बहुत ही टेक्निकल है, इतना टेक्निकल है टीपीए को आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लें। आई डू नॉट डाउट योर मेरिट, लेकिन मैं सिर्फ एज ए टीचर मैं इतना ही कहूँगा कि वो थोड़ा टेक्निकल है टीपीए, और थोड़ा केयरफुल। अब आप देखेंगे बहुत जगह लिखा हुआ है कि absolute restraint defined under section 10। Is it correct that absolute restraint defined under section 10 or simply stated that a condition which restrains the power of alienation of transferee shall be treated as a condition void? Not defined। चलिए टीपीए पे हम लोग थोड़ा समय देंगे। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक आईपीसी हम लोगों ने कर लिया, एविडेंस कर लिया, सीआरपीसी हो रहा है, कॉन्स्टी में भी हम लोग डीपीएसपी एग्जीक्यूटिव पावर कॉन्स्टी भी मोर और लेस हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया है। तो सारे मेजर सब्जेक्ट हम लोग कर चुके हैं। सीआरपीसी कल खत्म हो जाएगा, सीपीसी में समय लगाएंगे, फैमिली लॉ में समय लगाएंगे, और सीपीसी फैमिली लॉ में समय लगाएंगे, टीपीए में समय लगा लेंगे, और समय बचेगा तो आप लोगों की इजाजत होगी तो कंपनी लॉ अगर अभी आप लोग कहेंगे तो करवा दूंगा, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
अब कोई, हालांकि कमर्शियल लॉ से इंटरव्यू में कम क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कम, रेयर, लेकिन आपसे होगा कि नहीं होगा, हु नोज इट। तो वी आर वेल इन एडवांस विथ आवर प्रोग्राम। यस भीम। अब देखिए, पीएमएलए तो नहीं पढ़ना है, यूएपीए नहीं पढ़ना है, पॉक्सो नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन पूछे, हाँ क्वेश्चन पूछे गए पीएमएलए से, बिहार एक्साइज से, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे खूब पूछते हैं, पीएमएलए से भी पूछते हैं, एक्साइज से भी पूछते हैं, यूएपीए से भी पूछते हैं। तो अब पूछने को, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एन वॉकिंग encyclopedia ऑफ नॉलेज, एनीथिंग अंडर, अराउंड और एबव द सन कैन इवन बी आस्क्ड। कुछ भी पूछा जा सकता है। कैन यू से कि सर आस्किंग बियॉन्ड सिलेबस? नो सर। ऐसे इंस्टांसेज हुए हैं, स्टूडेंट्स गेटिंग इरिटेटेड, ऐसा आईपीसी से पूछ दिया तो जवाब नहीं देने की स्थिति में कहा गया कि आईपीसी आपने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? तो स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग, वहां पे सुनने में आया कि सर आईपीसी सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा। तो दिस इज द इनोसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब दिस इज ट्रूथफुल। अब सिलेबस में नहीं था इसलिए बेचारे ने नहीं पढ़ा। तो अब लाइट हार्टेड आदमी इसको इग्नोर भी कर सकता कि चलो ठीक ही तो कह रहा है बेचारा, सिलेबस में नहीं था नहीं पढ़ा। और किसी आदमी को ये बात चुभ भी सकती है कि अरे इतना एरोगेंट से आंसर करेगा। अगर मैंने आपका इंटरव्यू लिया तो हो सकता है मैंने आपको बहुत अच्छे नंबर दिए, किसी और कोई और आपका इंटरव्यू ले तो हो सकता है बहुत खराब नंबर दे। तो इंटरव्यू जो है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट विद इन योर पावर और माई पावर। बस जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। आप अपना बेहतर से बेहतर कीजिए, एंड रेस्ट इज अपॉन ऑलमाइटी गॉड। अपना बेहतर जो आज हम लोगों ने इस तरह से जो प्रोविजन डिस्कस किया, मॉक भी था, ट्रेनिंग भी था, डिस्कशन भी था, टीचिंग भी था, इसी तरीके से आई होप एंड बिलीव कि टीपीए अगर हम लोग करते तो थोड़ा और बेहतर होता, क्योंकि टीपीए इस कदर टेक्निकल है, आप रट्टा मार के टीपीए को नहीं समझ सकते। टीपीए में खासकर यह अप्रोच हम लोगों को रखना चाहिए। टीपीए ए बिट वेरी टेक्निकल। अब चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। दो भाइयों के बीच बंटवारा हुआ, पार्टीशन डीड बना, उस डीड में एक कंडीशन लिखी गई कि कोई भी भाई अगर अपना प्रॉपर्टी बेचेगा तो जब भी बेचेगा तो अपने दूसरे भाई को ही बेचेगा, दूसरा भाई ही उसका जो कीमत तय करेगा वही होगा। तो यह किस तरह का रेस्ट्रेंट होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट और पार्शियल रेस्ट्रेंट?
सर एब्सोल्यूट पार्शियल होगा, एब्सोल्यूट और पार्शियल होगा। यस सोमा, पार्शियल होगा। ये Section 10 is applicable upon partition deed. Each partition a transfer. Partition is the partition. Section 10 is applicable only upon transfer, since partition is not a transfer. Therefore, Section 10 will not apply in such a case. आप समझ गए टीपीए क्या टेक्निकलिटी है टीपीए में? तो चलिए टीपीए का जब आएगा अच्छे से करा देंगे। टीपीए जितना हमको उतना नहीं आता, जो थोड़ा बहुत आता है वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। क्या थोड़ा बहुत चलेगा? निधि, सोमा, देवाशीष, आपको बहुत आता है। ये किसने कह दिया बहुत आता है? हमको तो कुछ नहीं आता है जो हम सोचते हैं। नहीं सर, इतने दिन से तो हम लोग पढ़े हैं, आपसे बहुत आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए एनीवे, थोड़ा लाइटर मोड में कल संडे को मॉक कीजिएगा और विल एंजॉय वीकेंड की तैयारी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बाकी बच्चे लोग करने दीजिए शायद, बहुत क्या शुभम कुछ कह रहे थे? मॉक दीजिएगा ना? तो चलिए, होगा, संडे को भी होगा। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन टुनाइट। सी यू टुमारो। गुड नाइट। प्रणाम सर।